आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस खुर्शीद के साथ। आजादी मार्च और हुकूमती रवैये में तब्दीली बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते, और इमरान खान का नए इंतखाबात का मुतालबा कितना काबिल कबूल, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। आइन के अंदर रहते हुए री इलेक्शन आइन का हिस्सा है। अगर आपने इलेक्शन में फ्रॉड किया इतना बड़ा, तो आपके पास मैंडेट नहीं है, इसका मतलब री इलेक्शन। इनके पास कोई कानूनी आइनी राइट नहीं है हुकूमत करने, और उसका लॉजिकल चीज है री इलेक्शन। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। 14 अगस्त करीब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इरादों से तो अब ये लगता है कि हुकूमत के लिए इबादतों, दुआओं और मन्नतों का वक्त गुजर गया है। अब या तो इनकलाब आएगा, मुमलकत शरीफिया में शरीफों की बादशाहत का, शहनशाहत का खात्मा होगा, या बजरिया आज़ादी मार्च पाकिस्तानी सियासत को मौरूसी सियासत से आज़ादी मिलेगी। अब देखना यह है कि कौन क्या चाहता है। कादरी साहब तो चल ही निज़ाम के मुखालिफ रहे हैं, इसलिए उनकी बात और है, लेकिन इमरान खान तो निज़ाम को मानते हैं, इसीलिए इसमें इस्लाहात चाहते हैं। इसलिए उनसे सवाल यह है कि आज़ादी मार्च से क्या होगा, किसको आजादी मिलेगी, कैसे आजादी मिलेगी, इस आजादी के खदोखाल क्या होंगे, क्या आजादी के लिए 14 अगस्त को हुकूमत का जाना जरूरी है, या आजादी के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत में आना जरूरी है। इमरान खान को धांधली काबिल कबूल नहीं है, इंतखाबात काबिल कबूल नहीं है, वो नए इंतखाबात चाहते हैं, लेकिन ये इंतखाबात कैसे होंगे, कौन कराएगा, ये बताते भी नहीं हैं। वो ये भी नहीं बताते कि पार्लियामेंट में बात किए बगैर, इस्लाहात के अमल में शिरकत किए बगैर निजाम किस तरह दुरुस्त हो सकता है। दूसरी जानिब नून लीग है, कहने वाले कहते हैं कि उनका कॉल फेल उनकी घबराहट बताने के लिए बहुत है। पहले इस्लामाबाद वज़रिया आर्टिकल 245 फौज के हवाले कर दिया, अब इमरान खान और कादरी साहब से मुज़ाकरात की बातें, दरमियान की राह निकालने की कोशिशें। क्या ये सब कुछ पहले नहीं हो सकता था, या खतरे का, हालात की, मामलात की संजीदगी का एहसास अब हुआ है? और क्या वजह है कि वजीर आजम समेत बहुत से सियासी लीडर्स को इमरान खान का एजेंडा समझ में नहीं आ रहा है? इन सब पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हमारे साथ मौजूद हैं सईद गनी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है मियां महमूद रशीद साहब ने, और PMLN से कुछ देर के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज बीट। सईद गनी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। क्या ख्याल है, क्या इमरान खान के मामले में उनके एहतजाज को, उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको क्या PMLN हुकूमत जो है वो सियासी तौर पर हैंडल करने में नाकाम हो गई है, और या कहीं भी किसी भी महाज पर, किसी भी मरहले पर आपको ये नजर आता है कि इन्होंने इमरान खान के जवाब का मुअस्सर जवाब दिया है उनके इल्जामात के हवाले से? देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखें कि कन्फ्रंटेशन की जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो सूट करती है अपोजिशन को, हुकूमत को कभी भी सूट नहीं करती है। हुकूमत की ये कोशिश होनी चाहिए कि स्टेबिलिटी रहे, और जो इश्यूज अगर खड़े भी होते हैं उनके लिए, कोई चैलेंजेस आते भी हैं, तो वो उसको प्यार मोहब्बत से सुलझा दें ताकि वो बात आगे ना बढ़े। इनके अंदर अल्लाह के फजल से ये बड़ी सलाहियत है कि ये कोई इशू ना भी होना तो ये इसको नीचे से वो लकड़ी के स्टैंड लगा के अपने से ऊपर कर देते हैं। राना मशहूद इनके कह रहे हैं हम 20 लाख लोग लेके पेशावर पहुंच जाएंगे अगर ये 10 लाख ला सकते हैं। ये नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, देखिए इमरान खान ने जब कहा कि मैं 14 अगस्त को यहाँ आऊँगा, तो बजाय इसके कि उसको इंगेज करते हैं, उससे बात करते हैं, इन्होंने कहा जी हम भी करेंगे। ये हुकूमत के रवैये नहीं होते हैं। और आज ये इत्तलात है ना, अल्लाह करे अगर हैं तो ठीक होगी कि उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं। जी बिल्कुल, पहले से इत्तलात हैं ये, ठीक है ना। तो आपको ये जो डायलॉग थे सुल्तान राय मुस्तफा कुरैशी के नहीं लगाने चाहिए थे, ये हुकूमत का काम नहीं है। देखिए, ऑपोजिशन में ये लोग होते हैं, हम भी ऑपोजिशन की पार्टी, हम कोशिश करते हैं कि इनको उकसाएं ताकि ये शोर शराबा करें, कोई गलती करें, कोई ब्लंडर करें जिसपे इनको खराब कर सकें। तो ये मौके माशाल्लाह जो है ना बड़ी जबरदस्त। माजी से सबक नहीं सीखने को तैयार नहीं सीखा, बिल्कुल सीखेंगे भी नहीं।
ایک سال میں تو نہیں سیکھا, اللہ کر سیکھ لیکن جائے. میں ایک بات جاننا چاہ رہی ہوں, آپ کے خیال میں یہ مؤثر جواب کیوں نہیں دے سکے ہیں؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے یا پھر انہوں نے الزامات کو اس قابل ہی نہیں سمجھا پی ٹی آئی کے مؤثر جواب سے آپ کی مراد کیا ہے مجھے نہیں پتا. اطمینان بخش. دیکھیں میں صرف اس بات کو گزارش کروں کہ الیکشن میں داندلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے جی, اس پہ ہمیں بھی باقی سب سے پہلے زرداری صاحب نے سب کہا جماعتیں کہتی ہیں, لیکن اگر اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں سسٹم کو چلنا چاہیے, ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے, تو بجائے اس کے کہ کوئی پولیٹیکل سپورٹ ان کو مل رہی ہے اس کا یہ فائدہ اٹھائے نا. ہم چلا رہے ہیں کہ جی نظام کو بچانا چاہیے, یہ اس کو خراب کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اگر یہ تلے ہوئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو سمجھا ہی سکتے ہیں نا, فیصلے تو ہم نہیں کر سکتے, فیصلے کرنے میں تو خود مختار ہیں. آپ نے سپورٹ کی قیمت زیادہ رکھی ہوگی. ان کے اندر پرابلم یہ ہے کہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جس پر کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے. آپریشن ہو رہا ہے نا, ہونا چاہیے. ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ پورا ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرتے. 16 کو آپریشن ہوتا ہے, 17 کو ماڈل ٹاؤن میں واردات ڈال دیتے ہیں, 14-15 آدمی مروا دیے. مطلب جو اسٹیٹ ٹیررزم جو ہم کہتے تھے نا, یہ اسٹیٹ ٹیررزم تھا جو ہوا تھا وہاں پر. اب بجائے اس کے کہ آپ اسی دن اگر یہ FIR کر دیتے, 4-5 پولیس افسران کو جیل میں ڈال دیتے جو ڈیوٹی پر تھے, جو ذمہ دار تھے, کر دیتے آپ, تو معاملات شاید معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا. یہ رانا ثناءاللہ صاحب جس سے استعفیٰ دلوایا انہوں نے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, اپنے کانوں سے سنا ہے ٹی وی پر اس دن صبح جس انداز سے وہ پولیس ایکشن کو ڈیفینڈ کر رہے تھے. یہ کوئی دانش مندی کی بات نہیں تھی. تو ماشاءاللہ یہ بڑے خود کفیل ہیں اس قسم کے فیصلے کرنے میں. تو 14 اگست کو جو آپ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا اگر یہ نہ کروانا چاہیں. اگر یہ چاہیں تو پھر بہت کچھ ہوگا. یہ جو حرکتیں ان کی نظر آ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی چھوٹا سا جواب یہ بھی دے دیں, پاکستان تحریک انصاف کے جو الزامات ہیں اس میں اتنا دم لگ رہا ہے, اتنا ویٹ لگ رہا ہے کہ وہ ان کی حکومت کو ہلا سکے. یہ چیلنجز آتے ہیں. جب ہمارے وقت میں طاہر القادری آئے تھے نا, تو اس وقت سے زیادہ صورتحال خراب تھی, اس لیے کہ افتخار چودھری یہاں بیٹھا تھا سپریم کورٹ میں, روزانہ ایک آرڈر نکال رہا تھا, ایک وارنٹ نکال رہا تھا. ان کے الزامات کی نوعیت کچھ اور تھی, پاکستان تحریک انصاف کی نوعیت کچھ اور ہے. کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں نا, ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہے جس کے پاس میجورٹی نہیں ہے, ادھر سے صبح شام بیٹھ کے سپریم کورٹ اس کے سر پہ تھوڑے مار رہا ہے. یہاں سے طاہر القادری بیٹھا ہوا ہے جن کو انہوں نے بڑی آو بگت کے ساتھ یہ اسلام آباد میں داخل کروایا تھا, ٹھیک ہے, یہ بیٹھے ہیں. میڈیا سارا اللہ کے فضل سے جو ہماری دھنائی کرنے پہ لگا ہوا تھا کہ یہ آج گئے کل گئے, لیکن اس وقت بھی اس سچویشن میں ان کے ساتھ وہ نہیں ہو رہا ہے. اس وقت بھی اس سچویشن میں ہم نے چیزوں کو ہینڈل کیا نا, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے مقابلے بہت کمفرٹیبل ہے. مشورہ دے دیتے نا پھر ان کو, آپ مشورہ آپ نے دینے میں لگتا ہے دیر کر دی. مشورہ کیا کرتے ہیں؟ نہیں, آپ چاہے بھی سیاست پیے, محمود رشید صاحب کی بھی بات سن لیں, پھر دونوں کے جوابات ذرا دیجیے گا. محمود رشید صاحب پہلے تو یہ بتا دیں کہ جس طرح کی آپ الزامات لگا رہے ہیں, جس طرح کے چیف جسٹس پہ, ROs پہ, اور جن پہ دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں, کیا آپ ان الزامات کو ثابت کر سکتے ہیں عوام کے سامنے, ثبوتوں کے طور پہ, ثبوتوں کے ساتھ لائیں گے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے جی کہ یہ تو جو پراپر جگہ تھی جہاں پر ان کو ثابت کیا جانا تھا, وہاں پہ ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ ہم انہیں ان جگہ ثابت کریں, ٹربیونلز کے اندر ثابت کریں. پھر ٹربیونلز کے بعد سپریم کورٹ میں گئے اور چیف جسٹس کو کہا کہ اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں اس ملک کے عوام کی جو حق رائے دہی ہے اس کو چرایا گیا ہے, اس پر ڈاکہ ڈلا ہے. اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ مذاق کرتے ہیں. کئی ماہ کے بعد جب ڈیٹ نکلتی ہے, لگتی ہے, تو وہ کہتے ہیں میرے پاس 26,000 کیسز ہیں, میں کیا کروں. یعنی عتیقہ آٹو کی ایک بوتل شراب پہ سو موٹو ہے. اور یہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے جس سے اس ملک کا مستقبل وابستہ ہے. ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے اس کو بہت سے خطرات لاحق ہو سکتے تھے, لیکن چیف جسٹس ٹس سے مس نہیں ہوئے, جسٹس افتخار چودھری. اس کے بعد پھر ہم پارلیمان میں گئے اور وہاں پر بات کی, وہاں پر بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. محمود رشید صاحب ایک بات, آپ نے افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے بات کی نا, تو ذرا ایک بات اور کلیئر کر دیں کہ آپ لوگوں نے ان پر الزامات لگائے, انہوں نے نوٹس دے دیا ثابت کرنے کے لیے. ان کے الزامات جو آپ نے ان پر لگائے ان کو آپ سب کب ثابت کریں گے؟ چونکہ نوٹس کی ڈیٹ تو 14 اگست سے پہلے ختم ہو جائے گی, اور پیپلز پارٹی کب؟ اور ہمارے پاس بہت مواد ہے. وہ اتنی بڑی محمود شام کی کتاب آپ پڑھ لیں, ورنہ میں آپ کو بھجوا دوں گا. اور پھر آپ فیصل جی اچھا محمود رشید صاحب راستے میں وہ تو کورٹ میں ہم جواب دیں گے ان کا کہ جسٹس افتخار چودھری جسے پوری قوم نے جدوجہد کر کے پی ٹی آئی نے بڑی قربانیاں دی عدلیہ کی بحالی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے. محمود رشید صاحب 14 اگست سے پہلے نوٹس کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہے, آپ ثابت کب کریں گے؟ آپ کریں گے لیکن کب؟ 14 اگست سے پہلے تو ڈیٹ ختم ہو رہی ہے نوٹس کی. کوئی ختم نہیں ہو رہی, کوئی قیامت نہیں آ رہی. ڈیٹ ختم ہو رہی ہے تو ہم نے ثابت 14 اگست سے پہلے کرنا ہے. ہم جب ہماری مرضی ہوگی, ہمارے وکلا تیار ہوں گے,
उस वक्त हम ये साबित करेंगे। बात दूसरी ये जी। है कि हम हर जगह जब दुहाई दी, हमने मिन्नतें की, हर दरवाजे पर दस्तक दी, किसी जगह से हमें मुस्बत जवाब नहीं मिला। हकारत के सिवा, मज़का खेजी के सिवा हमारा मजाक उड़ाया गया, हंसी की गई, ठट्ठा उड़ाया गया, और फिर हमने फैसला किया कि हम आवाम की अदालत में जाएंगे। ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है। लेकिन जब अब हुकूमत आपसे मुज़ाकरात के लिए तैयार है, इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी बन गई है, आपके मेंबर्स उसके अंदर हैं, बातचीत हो रही है, अब लॉन्ग मार्च का क्या जवाब रह जाता है फिर? देखिए, कमेटी हमारे पास बड़ा एक जवाब है। पूरी कौम जो है इस वक्त पीटीआई की तरफ देख रही है कि जनाब ये 14 माह के अंदर जब इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी, आज भी ये नादान जो गुजरा है, जिस तरह की ये बड़के लगा रहे हैं और जो ये बातें कर रहे हैं और हालात को गुजरा आपको दावत दे रहे हैं बात करने की? अब नहीं, हमें क्या दावत दे तो फिर एजेंडा कुछ और है आपका? रफीक और ये आदिलान और परवेज रशीद जो हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में जब ले जाते हैं, उसके बाद आप कहते हैं जी ये इसके लिए जो होमवर्क करना चाहिए था आज से 6 माह पहले, 4 माह पहले, या कम अज कम जब हमने जलसे शुरू किए थे, हम हर महीने के बाद एक जलसा कर रहे थे, 25 दिन के बाद जलसा कर रहे थे कि हमारे जलसों के अंदर जो लोगों की मोटिवेशन है, मोबिलाइजेशन है, उनका जुनून, पैशन और उनकी तादाद देख के इन्हें ख्याल आ जाता कि ये मामला बिगड़ सकता है। हम इन्हें मैं आपके सवालों के जवाब जरा तारिक फजल चौधरी साहब से ले लूं। आप भी कोशिश करें महमूद रशीद साहब से जल्दी स्टूडियो पहुंच जाएं, फिर ज्यादा बेहतर तौर पे बात हो सकेगी। आपने बात सुनी तारिक फजल चौधरी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, इनका जवाब भी दीजिएगा, एक सवाल भी ऐड कर दूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत ही अहम सवाल इमरान खान साहब से, उन्होंने कहा कि आपका एजेंडा क्या है? परवेज रशीद भी पूछ रहे हैं कि देखना है कि इमरान खान किस नीयत से इस्लामाबाद आ रहे हैं। इमरान खान कई बार बता चुके हैं इंतखाबात को नहीं मानते, नए इलेक्शंस चाहते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस चाहते हैं, पूरे इलेक्शन का ऑडिट चाहते हैं। इसमें पूरी बात सामने रख दी, एजेंडा रख दिया, इसमें क्या चीज है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है? और समझनी है तो थोड़ा और पूछ लेते हैं मियां महमूद रशीद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो सेंटर साहब ने बड़ी तफसील से बात की है जी, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रवैया है इस वक्त वो इस लिहाज से काबिल सताइश है, और हर उस जमात का जो अवाम का मैंडेट जिस जमात को दिया है उसके मैंडेट का एहतराम करती है। ख़ुद हम भी एहतराम करते रहे हैं, अब भी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अगर अक्सरियत थी, इनकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, उसके बावजूद मौका दिया, हम बना सकते थे हुकूमत। हमने कोई इन पर कोई एहसान तो नहीं किया, लेकिन बहरहाल हमने इनका मैंडेट का एहतराम किया, और पीपल्स पार्टी आज उसी मैंडेट का एहतराम बाकी जमातों को कर रही है। लेकिन जो ये फरमा रहे हैं जी हुकूमत ने ऐसे फैसले किए कि वो कह रहे हैं इस नहज पे पहुंचा देते हैं। जी, मैं आपको ये अर्ज करता हूँ कि वो इस तमाम सूरत हाल में उसने पेचीदगी में इजाफा किया और इस सूरत हाल ख़राब करने में इजाफा किया। पहली बात तो ये, हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे मैं ये कहूँ या कोई ये कह सकता हो कि सूरत हाल जो है वो कोई बद से बदतरीन हुई है। बनगली में नहीं पहुंची। बात ये है, नहीं, बात ये है कि जो आपने कहा कि मैं मूसा उसका भी जवाब देता हूँ। आपने अच्छा सवाल किया। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का आपने पूछा कि जी इनका एजेंडा क्या है, देखिए हम अभी तक इस इंतजार में हैं। मुज़ाकरात ये होते रहते हैं, अपोजिशन से भी होते हैं, मुखालिफ जमातों से भी होते हैं। सियासत में तो मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, टाइम भी तो होता है ना जी, टाइम। इसलिए मैं ये बात मुज़ाकरात की ज़रा तफसील से कर रहा हूँ कि 13 अगस्त की रात तक हम इंतज़ार करेंगे। जिस तरह इनके मुतालबात हर जलसे में बदलते रहे हैं, 13 अगस्त तक इनके कोई ना कोई नए मुतालबात जरूर सामने आएंगे। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद से शुरू की, उसके बाद सियालकोट गए, उसके बाद वो बालपुर गए, जहाँ जहाँ उन्होंने जलसे किए नए नए उनके मुतालबात सामने आए। 4 हल्कों से उन्होंने शुरू किया, उसके बाद जनाब उनके 7 सवालात 7 मुतालबात की शक्ल में आए, उसके जवाब भी हमने दे दिए, और फिर अब उन्होंने कहा जी नहीं, पूरा इलेक्शन का ऑडिट। तो इसलिए जब जब इनके मुज़ाकरात, जब तक इनके मुतालबात जो है बदलते रहेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो पूछना ही है कि भाई आपकी असल बात क्या है, असल एजेंडा क्या है। महमूद रशीद साहब ने अभी बहुत तफसील से कहा, आर्टिकल 245 की बात कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हम पार्लियामान में गए, हम अदालतों में गए, हमारी किसी ने बात नहीं सुनी, हमारे साथ जग हंसाई हुई जी। मेरी गुजारिश ये है कि हकायक बिल्कुल इसके बरक्स हैं। पाकिस्तान की तारीख में जितने फैसले इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने और अदालतों ने इस दौर में किए हैं, इतने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए। सेंटर साहब ने बड़ी कड़ी तनकीद की है। 50% जी, बिल्कुल 50% नहीं। मैं आपको फैक्ट अभी बताता हूं। आप इनसे ये बात पूछें कि 400 के करीब मुकदमात जो हैं वो ट्रिब्यूनल्स में थे, जिनमें से 300 के जायद का फैसला हो चुका है। इन 4 हल्कों की बता दें। अब जरा सुन लें, मैं उन पे भी आता हूँ।
वो स्टॉप है, प्रोसीडिंग अच्छा, रुकी हुई है अब ट्रिब्यूनल के अंदर। प्रोसीडिंग इसलिए रुकी हुई है कि उस जज के जो रिमार्क्स हैं, जो इन्होंने कहा ना कि जब हमारी मर्जी होगी तो हमारा वकील आएगा और हम वो करेंगे, इनके वकील के रवैये की वजह से जज ने वो केस सुनने से इनकार कर दिया। क्या बात, क्या जनाब, ये बात असेंबली के अंदर हमने सबूत के साथ कागजात इनको पेश किए थे, और मैं आप कहेंगे तो मैं कल ले आऊंगा, तो यहाँ से इन्हें खुद नहीं पता, ये बातें इनको समझ में नहीं लाहौर होते हैं, इन्हें नहीं पता, मैं वो कागजात आपके प्रोग्राम में दूंगा। मैंने चैलेंज करता हूं कि उस जज ने इनके वकील, और ज़ाहिर है वो उम्मीदवार का मैं नहीं कह सकता, उनके रवैये के खिलाफ उसने कहा मैं ये केस नहीं सुनूंगा। यहां तक बात हुई थी। लेकिन आप ये देखें कि 400 से मुकदमात में से 300 का फैसला हो चुका। ये कहते हैं कि हमारी बात किसी ने नहीं सुनी, 300 मुकदमात के फैसले। इनके अपने 2 MNAs जहां इनकी अपनी हुकूमत है जिस सूबे में, वहां पे ना अहल हुए, इन ट्रिब्यूनल्स ने किए। आप कहेंगे खैबर पख्तूनख्वा की जो अदालतें हैं वो भी हम उनको कोई वो कर रहे हैं, जैसे चीफ जस्टिस का हमारे खाते में डाल रहे हैं। भाई बात ये है कि चीफ जस्टिस का आज तक नहीं, मैं 4 हल्के भी उसी ट्रिब्यूनल्स में है ना, वही फैसले उन्होंने करने हैं, तो उनकी हर बात इसी पे खत्म होती है ना। तो मैं ये आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि अगर 400 मुकदमात में से 300 का फैसला हो गया है, उनका फैसला भी उन्हें ट्रिब्यूनल्स ने करना है। मैं आपको बार बार ये अर्ज कर रहा हूं, वही फोरम है। अच्छा। मैं खुद 2008 के इलेक्शन में कामयाब हुआ, तो ये सारे केसेस मैंने ये बातें इनको समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे हैं 14 माह हर जगह हम जाके रो चुके हैं। बात कुछ और वो है, क्या है? सिर्फ ये तो अभी आएगा ना। मैंने कहा आपको क्या समझ में आ रही है? आप कह रहे हैं बात कुछ और है। बात इसलिए कुछ और है कि बैठे हैं पार्लियामान में भी बैठे हैं, इलेक्शन के नताइज को तस्लीम भी किया, साल के बाद उनको अचानक याद आया कि इतना बड़ी धांधली हुई, फैसले भी हो चुके। जैसे मैंने अर्ज किया, मैं ये तीसरी दफा आपको अर्ज कर रहा हूं कि इतने बड़ी तादाद में इलेक्शन ट्रिब्यूनल 5 साल गुजर जाते थे। ये पूछे, बैठे हैं पार्लियामेंटेरियंस। इसे बात आपकी समझ में नहीं आ रही। परवेज रशीद कह रहे हैं इमरान खान तख्ता उलटना चाहते हैं, उनको समझ आ गई है। अब बात ये तारिक फजल चौधरी साहब चीफ जस्टिस के पीछे लगे, भाई वो उनका आपका जाती मामला है, उसके बेटे ने आप पे इल्जामात लगाए, वो भी आपका जाती मामला है। चीफ जस्टिस का इलेक्शन के अमल के अंदर किरदार क्या होता है, ये आप साबित करें कि कहां उन्होंने कोई जाती की है, ये आप साबित करें। इसमें तो कोई हम 14 को साबित करूंगा सर, नहीं जरूर करें। और तीसरी, और आपने कहा 245 फौज इस वक्त इस्लामाबाद में 245 के तहत आ चुकी है। आप भी स्टूडियो में आई हैं इस्लामाबाद, मैं भी आया हूँ। कितने फौजी आपको सड़कों पे नजर आए? सिर्फ अहम मकामात पे जो सिविल इंतजामिया है उसकी हिफाजत के लिए रेंजर्स इस्लामाबाद में पुलिस के साथ गश्त कर रही है पिछले महीने से, 2 महीने से। वो तो किसी ने एतराज नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है कि कैपिटल ऐसी जगह है पाकिस्तान का, हर मुल्क का होता है, जहां अगर थोड़ी सी भी बात होती है बहुत बड़ी बना के पेश की जाती है। अच्छा। तो अगर आपके मुल्क में अल्लाह के फजल से कुछ अमन आ रहा है, अगर मुल्क में कुछ सिक्योरिटी की वजह से ये इकदाम लिए जा रहे हैं, इनको दूसरा रंग क्यों दे रहे हैं? मुल्क में कुछ अमन आ रहा है, सिक्योरिटी की वजह से इकदाम लिए जा रहे हैं, क्या आप लोग मुतमईन हैं? और एक बात और, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान अवाम जो है उसके जहनों में ये शक डालने में कामयाब हो गए कि उन्हें बाहर निकलना चाहिए, सड़कों पर आना चाहिए अपने हुकूक के लिए? वो तो जो PTI के कारकुन है वो निकलेंगे ना, बाकी तो कोई इशू नहीं है। अवाम में PTI नहीं, फिर सारे लोग आ गए। वो भी अवाम का हिस्सा ही है ना, PTI के जो कारकुन तो इमरान खान कामयाब हो गए, ले आएंगे आपके ख्याल में? आए देखिए, जो PTI के कारकुन हैं, इमरान खान जो कह रहे हैं उस पर यकीन कर रहे हैं। अब वो सही है गलत है वो एक अलग बहस है। क्या पता पीपल्स पार्टी के भी लोग साथ जमा हो जाएं, वो भी अपने हुकूक के लिए निकलें। आप लोग तो खामोश बैठे हैं। मैं अब 2-3 बातें उन्होंने कही, जरा तुम्हें आजाद कर दूं। एक तो देखें, जो आर्टिकल 245 की बात कर रहे हैं ना, फौज को बुलाने के इसके अलावा दूसरे भी रास्ते हैं, सिर्फ आर्टिकल 245 नहीं है। नंबर 1 एतराज़ ये आर्टिकल 245 पर कि आर्टिकल 245 जब लगाते हैं तो हाई कोर्ट के इख्तियारात जो अंडर आर्टिकल 199 है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये बुनियादी एतराज़ है। नंबर 1 इन्होंने ये फरमाया, मेरे साथ खुद परवेज रशीद साहब जो है वो एक प्रोग्राम में भी थे, उससे पहले उन्होंने कहा जी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी हमारे पास कि जो ऑपरेशन हुआ है उसके बैकलैश की सूरत में कई दहशतगर्दी के वाक़यात हो सकते हैं। ठीक, जब ये ऑपरेशन शुरू कर रहे थे उससे पहले ये खदशात सबको थे और हमें भी थे कि ये कहीं भी हो सकता है। अब कहीं से मुराद इस्लामाबाद भी है, कराची भी है, पेशावर भी है, कोयटा भी है, सबसे ज्यादा खतरा चीचा वतनी भी है, टंडोला यार भी है, कोई भी है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, कहीं भी हो सकता है। आप अगर ये तो 16 जून को लगा देते ना पूरे मुल्क में भी शायद, तो किसी को एतराज नहीं होता कि नहीं इम्कान है और इसलिए बंदोबस्त के तौर पर लगा दिया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट से लगा दिया है। उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर आप लगाते हैं जाकर कोई 40 दिन के बाद, और वो भी सिर्फ इस्लामाबाद में। तो या तो आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो अब आपके पास आई है, और बड़ी दिलचस्पी की बात है परवेज रशीद साहब ने उस प्रोग्राम में ये भी फरमाया कि जी ये तो पहले से फौजियों मौजूद है,
یہ ऑपरेशन ज़रबे जो नहीं उस दिन से कह रहे उससे पहले से है। रिपोर्ट्स तो हर रोज आती हैं। सुन लेने नहीं रिपोर्ट्स की बात नहीं रिपोर्ट्स नहीं परवेज रशीद साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, टीवी पर मेरे साथ बात की है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में फौज पहले से मौजूद है, जो आपकी जो इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर वो सिक्योरिटी की फराइज अंजाम दे रहे हैं, उनको एक लीगल नहीं फौज मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ फौज मैं दोहरा रहा हूँ फौज, ठीक है ज़ाहिर है यहाँ पे बड़े असास मुझे बात अच्छा उन्होंने कहा कि वो पहले से मौजूद है और उन्हें एक लीगल कवर की जरूरत थी, लिहाजा हमने इनको वो प्रोवाइड कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर 15 या 16 जून से फौज यहाँ पर मौजूद है बकौल वजीर इत्तलात के, तो किसी कानून के तहत ही होगी ना। वो नया कानून भी तो आपने बनाया, उसके तहत भी तो कॉल किया जा सकता है। बता दूं, देखिए इन्होंने चौधरी निसार साहब ने कहा कि पता नहीं वो मुहर्रम में बुला लेते हैं, कर लेते हैं। मैंने जाके फिर पूछा अपने जो वजारत दाखिला सिंध की है कि भाई आप किस कानून के तहत बुलाते, जरा ये तो बताएं ना। उन्होंने कहा जी सीआरपीसी में सेक्शन 131 या 130A है, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो दरखास्त करती है फेडरल गवर्नमेंट से और वो फिर भिजवा देते हैं और फौज वो रहती है, स्टैंड बाय रहती है, जब अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत पड़ती है उसको बुला लेती है। अच्छा, उसमें फर्क ये है कि उसमें आपके हाई कोर्ट के इख्तियार जो है सल्ब नहीं होते। अगर हालत खराब है फौज को बुलाना कोई गैर कानूनी बात नहीं है, गैर आईनी बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। पीपल्स पार्टी सिर्फ इस इशू को लेकर बैठी हुई है, जो मुतालबात है उनसे आप लोग नहीं मुतालबात मैं बुलाए हैं, अगर उन्हें बुला के आप हिफाजत करवा रहे हैं। तारिक सदर चौधरी साहब अपने लिए इस इशू को लेकर स्पेस बना रहे हैं, कहने वाले आप लोगों पे भी तनकीद कर रहे हैं कि जो काम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है वो आप लोगों को करना चाहिए था, आप लोग खामोश बैठे हैं। क्यों? अपने मफादात के लिए या इन दोनों की लड़ाई में फायदा आपका होगा इसके लिए? मेरी एक बात सुने, पीपल्स पार्टी एक अलग आजाद पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है जी। हम किसी के पाबंद नहीं है कि अगर ये कहीं जा रहे हैं तो हम इनके पीछे चले जाएं, कहीं पीटीआई जा रहे हैं तो उसके पीछे चले जाएं। पार्टी भी हैं, तो हम जो आपका काम है वो तहरीक इंसाफ कर रही है। हम अपने रास्ते का तयन खुद करेंगे, हम ये चीज मुतय्यन करेंगे कि हमने किस तरफ जाना है। जरूरी नहीं है कि हम किसी के पीछे चले। आपने किस चीज का तयन किया? अभी आप खामोश तमाशाई, आपने शायद ये तो क्या बोल रहे हैं आप? क्या लाइन क्या है? सबसे ज्यादा इस वक्त जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा कोई जमात कर रही है वो पीपल्स पार्टी कर रही है। ठीक, माफ कीजिएगा, अगर ये गलत कर रहे हैं तो हम इनको कहते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं। खामोशी आप अगर पॉलिटिकल आप मुसीबत तो ये है कि आप फॉलो नहीं करते ना प्रॉपरली। आप कभी सेनेट में ये पिछले 1 साल 1.25 साल की हमारी कारकर्दगी तो देखें ना, हम कितनी फ्रेंडली ऑपोजिशन आपको पता चलेगा। अच्छा। या तो आप ये बताएं कि जी ऑपोजिशन का ये मतलब है कि हम 2-4 इनके सरबराहों के वजीरों के सर फाड़ दें, डंडे लगा के 2-4 की टांगे तोड़ दें। हाँ, वो हमने नहीं किया, किसी और ने किया। आप इतना शोर मचाते रहे, बाद में वो पास हो गया। नहीं, पीपीओ को चेंज करवाया, हम नहीं करवाया ना, हमने ही करवाया ना। अमेंडमेंट किसने करवाया? कितना चेंज करवाया आपने? और उसमें कितना चेंज करवाया? एक सेकंड ये जवाब तो दे देना पहले। चुप करेंगे तो जवाब दूंगा। मैं चुप हो गई। कितना चेंज करवाया? मेरी बात सुने, अगर पीपीओ मंजूर हुआ है पार्लियामेंट से, उसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, जमात इस्लामी के अलावा जी हर वो जमात जो पार्लियामेंट में मौजूद है उसकी राय उसके अंदर शामिल है। ठीक, उस पर अलग प्रोग्राम रखें, क्या तब्दीलियां करवाई हैं क्या नहीं करवाई, उस पर बहस हो सकती है कि वो सही हुआ कि गलत हुआ। लेकिन ये कहना कि कोई जमात जैसे पीटीआई वाले कहते हैं जी गलत हो गया, भाई इनके जो मेंबर हैं आरिफ अलवी साहब, जब चूंकि ये फंसा तो सेनेट में था ना, के सेनेट में जब कमेटी बनी तो पीपीओ बेहतरीन कानून है आपके ख्याल में? फिर मैं बिल्कुल बेहतरीन नहीं है, बिल्कुल बेहतरीन नहीं है, सख्त कानून है। ठीक, सख्त कानून है। पास भी करवा लिया फिर आपने, बेहतरीन भी चीज नहीं है, पास भी हो गई। देखिए बात यह है कि जिस किस्म की गैर मामूली हालात में मुझे सोचने की जरूरत नहीं, गैर मामूली मैं एक जुमला सिर्फ कहता हूं, पाकिस्तान के हालात जिस किस्म की दहशतगर्दी का पाकिस्तान को सामना है दुनिया में किसी मुल्क को नहीं है। ठीक, जवाबात में लूंगी, ब्रेक ले लूं। मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि इमरान खान गैर मरई ताकतों के इशारों पर ये सब कुछ कर रहे हैं, वो ताकतें कौन सी हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहेगा न्यूज़ बीट। अच्छा, मियां महमूद रशीद साहब, थोड़ा सा फर्ज करते हैं, फर्ज करें कि आपकी तहरीक के नतीजे में अगर हुकूमत गिर जाती है तो क्या इस बात की क्या गारंटी है कि उसका फायदा इमरान खान को ही होगा, अगली हुकूमत आप ही की होगी, और अगर री इलेक्शन होते हैं तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा? देखिए,
ہم اس کام کے لیے نہیں کوشش کر رہے کہ اگلی حکومت لازماً عمران خان کی ہو، پی ٹی آئی عمران خان وزیر اعظم بنے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 67 سال کے اندر یہ جو ایک میل پریکٹس چل رہی ہے اور یہ جو متنازع ترین الیکشن ہیں، ان کے حوالے سے جب ہم نے پیشنس بادل نہ خواستہ صحیح، ہم نے بہت غور و فکر کر کے ان کے نتائج کو ایکسپٹ کر لیا اور سسٹم میں آ گئے. سسٹم میں رہتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ ہمیں ریلیف ملے. یہ فضل چوہدری صاحب نے 10 منٹ کی تقریر فرمائی ہے اور آپ کے بار بار کے اصرار کے باوجود اس کا ان کے پاس کوئی حساب نہیں. یہ جو 50 پٹیشنیں آپ کہہ رہے ہیں ہو گئی، جو 4 پٹیشن جس کا شور ہم نے ڈے 1 سے کہا ہوا کہ یہ 4 حلقوں کی آپ کروا دیجئے، لیکن اس کی طرف نہیں آتے. وہ 4 حلقوں کی ابتدائی ہیئرنگ بھی نہیں ہوئی. ہر جگہ پہ جا کے انہوں نے کورٹوں سے سٹے لے کے وہاں لگوا دیے ہیں. دیکھیے الیکشن ٹریبیونل کے اندر پٹیشنز چلتی، الیکشن ٹریبیونل ایک فیصلہ کر دیتا، اس کے بعد آپ سپریم کورٹ چلے جاتے، ہائی کورٹ چلے جاتے، اس فیصلے کو چیلنج کرتے، آپ اپیل میں چلے جاتے. لیکن جو ہماری بات تھی اس کو اس لیے نہیں کیا کہ ان کے وہ چور کی داڑھی میں تنکا، ان کو سب پتا ہے جو حلقے اب تک کھلے ہیں. لاہور کے اندر 118 جو کھلا ہے، 124 جو کھلا ہے، 1 پی پی 150 پی پی 160، اس کے اندر جو تماشے لگے ہیں. جسٹس منیر مغل کی 145 صفحات کی رپورٹ وہ انہیں پڑھوا دیں، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کیا ہوا ان انتخابات کے اندر. تو جو ہم نے 4 حلقے کہے ان کی طرف تو یہ آئے نہیں. اوپر انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا ہم تیار ہیں، آپ 4 کہتے ہیں ہم 40 کو کرواتے ہیں. اندر یہ کہہ دیا، ہم خاموش ہو گئے کہ اچھا جسچر ہے. ہم نے کہا یہ ہمیں ریلیف دیں گے، ہمیں یہ اسسٹ کریں گے، ہمیں گائیڈ کریں گے اور ہم مل کے ان 4 حلقوں کی کرواتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کے 8 دن کے بعد یہ سٹے بھی آ گئے اور نادرا کے سارے مراحل گزر گئے. اب یکدم صورتحال کیسے تبدیل ہوگی؟ کیا آپ نے عوام کو یہ سمجھا دیا ہے کہ تمام مسائل کا حل آپ کے آزادی مارچ میں ہے اور وہ نکلیں؟ بالکل یہی ہے. 14 ماہ کے اندر جو ان حکمرانوں کی پرفارمنس ہے وہ 0 نہیں ہے. آج بجلی کے بل گھر گھر میں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے. پچھلے سال جولائی میں جو 5000 کا بل تھا اس دفعہ 13000 آیا ہے. بجلی پہلے سے کم ہو گئی ہے، لوڈ شیڈنگ پہلے سے بڑھ گئی ہے، بے روزگاری پہلے سے زیادہ ہے. سب تبدیلی کیسے آئے گی؟ الیکشن کمیشن میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ بیوروکریسی میں تبدیلی، یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ذرا وہ طریقہ کار، وہ پروسیس بتا دیں. الیکشن کمیشن میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ بیوروکریسی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ الیکشن کمیشن میں بھی تبدیلی آئے گی. جب ہم نے شروع میں یہ بات کہنی شروع کی، یہ اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. ان کا فرض نہیں تھا کہ وہ ہمارا تمسکر اڑانے کے بجائے آگے بڑھتے اور کہتے آئیے بھائی بیٹھ کے ہم کرتے ہیں. یہ جو آپ پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ تو عمران خان کو پی ٹی آئی کو دعا دیں کہ ہمارے احتجاج کے نتیجے میں یہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے یہ بنی ہے. 1 سال تک یہ سوئے رہے ہیں. اور کچھ مجھے یہ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ 3 حلقوں کے اندر یہ جو الیکشن ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا، نئے الیکشن آ گئے. اس کے آر او جو ہے وہ کہاں کے وہ اٹھا رہے ہیں، یہ فرشتے ہیں جن کی ناک کے نیچے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ریگڈ الیکشن ہے. ان کے خلاف کیا کاروائی کی ہے؟ الیکشن کمیشن نے بھنگ پی ہوئی ہے کہ 2 ارب روپے کی جو سیاہی ہے میگنیٹنگ، وہ جعلی سیاہی جو ہے وہ لگی. کوئی اس پہ تحقیقات ہوئی؟ کسی کو سیک کیا گیا؟ کوئی کمیشن بنا؟ کوئی انکوائری ہوئی؟ کوئی تحقیقات نہیں. یہ سارا ایک ملی بھگت کر کے اگر ان کا یہ خیال تھا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ہم 2 سال اور اسی طرح جو ہے نا وہ الجھائے رکھیں گے، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم عوام کی عدالت آئینی طریقہ نہیں بتایا آپ نے بھی تبدیلی کا. آپ نے سوالات تو بہت اٹھائے ہیں لیکن آئینی طریقہ آپ نے بھی نہیں بتایا. یہ بالکل آئینی طریقہ ہے. ہم آئینی طریقہ ہے، ہم ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن کوئی چیز نہیں کرنے جا رہے، ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں. جب 10-20 لاکھ لوگ اسلام آباد کون تبدیل کرے گا الیکشن؟ میرا سوال وہی ہے، کون الیکشن کمیشن کو تبدیل کرے گا؟ آئینی طور پہ تو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اپوزیشن اور حکومت. سن لیجیے نا، میری بات سن لیجیے. یہ سپریم کورٹ 184 سب سیکشن کے تحت وہ سو موٹو لے گی، 190 کے تحت وہ آرمی کو بھی کہے گی، اور الیکشن کمیشن 118 کے تحت پابند تھا کہ کانسٹیٹیوشنلی وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے. لیکن الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے لیے 209 کے تحت ان کو ریفرنس داخل کرنا پڑے گا. ہاں بالکل، میں کہہ رہا ہوں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اور سپریم کورٹ اس پہ سارا کچھ کر سکتی ہے. فیصلہ اس ریفرنس کا کون کرے گا محمود رشید صاحب؟ میں یہ سپریم کورٹ لے گی. سپریم کورٹ کے پاس سپریم کورٹ آئین سے وہ فیصلہ وزیر اعظم تو نہیں کریں گے، آپ تو ان کے خلاف بات کر رہے ہیں. جی وزیر اعظم کے خلاف بھی سپریم کورٹ حرکت میں آئے گی جب وہ دیکھے گی کہ یہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے اور یہاں لاکھوں لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر سپریم کورٹ
मजबूर इसका मतलब आपका टारगेट जुडिशरी है। ठीक, मैं तो जरा क्लियर कर दीजिए महमूद रशीद साहब, सुनने जरा कुछ। ठीक है, ये क्लियर करेंगे सईद अली साहब भी, लेकिन पहले मुझसे बात जी तारिफ अली जोहर साहब, वो कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई, उसका जवाब भी दे दें। और इनके आज़ादी मार्च के जरिए मुतालबा आया है नए इंतखाबात का, कितना ये काबिल कबूल है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए आप एक चीज़, जितने भी इनके लीडर्स के साथ बैठते हैं टीवी प्रोग्राम्स में, शुरू धांधली के इल्ज़ामात से करते हैं, जिसको ठीक करने के सब बैठ के कमेटी भी बनी है। इसके अलावा भी ये चीज़ें जहाँ पे जिस फोरम पे हो आरोज का दिया हुआ मैंडेट है ना, वहाँ पे नहीं, आरोज ने तो इनको भी वही दिया है ना। जितने इल्ज़ामात इन्होंने धांधली के हमारे ऊपर लगाए हैं, मतलब हमारी हुकूमत के हवाले से लगाए हैं, हुकूमत तो खैर हमारी थी नहीं, ज़ाहिर है निगरान हुकूमत थी, जो जिनको ये कह रहे हैं 35 पेंचर लगाए हैं, कभी सच भी निकल जाता है। वो दिए हुए वज़ीर आला वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे जी। और मौलाना फजल रहमान ने इनके बारे में जो सच बोले हैं, आपने लगाया उनको जो सच इनके बारे में केपीके में बोले हैं, चले आप इनको वज़ीर आला लगा दिया, हमने उनको वहाँ वो लगा दिया, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सईद अली साहब उन्हें कंफ्यूज नहीं करते कि ज्यादा सच ना निकल जो जाए। केपीके में जो सच इनके हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से मौलाना फजल रहमान ने लगाए हैं धांधली के इल्जामात, जहाँ तो इनकी हुकूमत बन गई वहाँ तो सब ठीक है, और जहाँ नहीं बन सकी वहाँ पे धांधली हो गई। मैं ये 4 हल्के बार बार कर रहे हैं। देखिए गुजारिश ये है कि वो खुद भी समझदार हैं, सेनेटर साहब भी कानून को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। अभी वो बात कर रहे थे, ये अपना जवाब दे रहे थे, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये मुझे बताएं कि हुकूमत उसमें क्या कर सकती है, डेडलॉक से कैसे निकलेंगे? वो सारा का सारा काम इलेक्शन कमीशन के पास था, इलेक्शन कमीशन के पास है इस वक्त। जैसे मैंने कहा कि 300 केसेस के अगर फैसले हो चुके हैं, जो केसेस रह गए हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाशमूल इन 4 मुकदमों के मदई है और कहती है कि वो हमें मिलने चाहिए, वो सारे के सारे इनके हक में फैसले हो जाएं, हुकूमत तब भी नहीं गिरती। जिनमें हम लोग गए हुए हैं वो सारे के सारे हमारे खिलाफ हो जाएं, हुकूमत तब भी नहीं गिरती। अब हुकूमत गिराने की जो बात है, ये बार बार कह रहे हैं, हुकूमत कोई छत से लगी हुई सीढ़ी तो नहीं है कि आगे उसको गिरा के चले जाएंगे। गुजारिश ये है कि कोई ऐसा आईनी तरीके का जवाब जो उन्होंने दिया जी, आखिर में ये कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट 100 मोटर लेगी। ठीक भाई, बात ये है कि आप मुल्क में वो मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं, कौन सी ऐसा तरीका है जो आप करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आगे एहतजाज करेंगे और जनाब हुकूमत आके कहेगी कि ये लीजिए हम तो इस्तीफा दे रहे हैं? इस तरह तो नहीं होता। मैं यही है। और फिर जब हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, बार बार कहते हैं हमारा तमस्कुर उड़ाया गया, तमस्कुर उड़ाया गया। 300 फैसले होना क्या तमस्कर है? और मैं आपको बाकी केसेस की प्रोसीडिंग्स भी सारी बता देता हूँ कि कहाँ पे इनके लोगों ने स्टे ली। तीसरी और आखिरी बात यह है कि परफॉर्मेंस अगर आप अपनी सूबे की और हमारी कंपेयर करेंगे, उस पर आप एक प्रोग्राम रखें। आपके वहाँ पे इस वक्त पुलिस की हालत देखें, रेवेन्यू की हालत देखें, और मैंने इनके बड़े सीनियर हैं, अपना जो इनके सेक्रेटरी जनरल गालबन अब जहांगीर तरीन साहब, जब मैंने परफॉर्मेंस की बात की, ये भी रिकॉर्ड पे है, प्रोग्राम में आपको बता दूंगा, उन्होंने फरमाया कि हमारा वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हमने आईजी बड़ा अच्छा लगाया हुआ है। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। चलें, ठीक भाई, बात ये है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को मुतासिर करें। परफॉर्मेंस तो आवाम कह रही है, दोनों की नजर नहीं आ रही है, इसलिए तो कह रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खामोश बैठी है उसे कहीं फायदा ना हो। जी, आप कुछ क्लियर करना चाह रहे थे? ये भी फरमा दें कि हुकूमत 4 हल्के खोल सकती है, एक सवाल आपकी मार्फत। लेकिन आप उनको सपोर्ट तो कर सकते हैं, उनकी मदद तो कर सकते हैं, आप तो नहीं कर रहे। क्या सपोर्ट कर रहे हैं? वो तो मुतमईन नहीं है आपसे। जी सही बात ये है कि जो अभी मियां साहब बातें फरमा रहे हैं, मुझे तो सच्ची बात है बड़ी हैरत हुई कि क्या इनका ये मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट सारे मसले को हैंडल करे। देखिए, अगर तो ये दबाव के जरिए वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा दिलवाना चाहते हैं और अगर दिलवाने में कामयाब भी हो जाएं, तब भी हम ये समझते हैं कि फिर भी हमें आइन के अंदर दिया हुआ जो रास्ता है उसको इख्तियार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये कतन काम नहीं है कि वो ये तय करे कि हुकूमत कैसी बनेगी, क्यों बनेगी और किस तरह की जो अमेंडमेंट्स होगी। ये तो वही काम है जो उन्होंने मुशर्रफ को इख्तियार दिया था कि आइन के अंदर तरमीम कर लो। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार देंगे, कवानीन आप बना लो और उस पर इलेक्शन करा लो। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इसको तो कतई नहीं मानेगी। आपको टारगेट इनका क्या लग रहा है? इमरान खान का जो बातें कर रहे हैं बनने का रास्ता भी इसी पार्लियामेंट और इसी सिस्टम के मैं आपसे करूँ ना, एक तो चले इनका ये मकसद है कि जी दबाव के जरिए इस्तीफा ले लें, हुकूमत को गिरा दें, चलें ठीक है, ये आइन के अंदर मौजूद है ना, वज़ीर आज़म साहब दबाव में आ जाएं, रिजाइन कर दें, ठीक है, ना जाएं, फिर कौन सा रास्ता है? मैं आपने एक सवाल उनसे किया ना, मैं कह रहा हूँ कि चले ये हो जाता है, मिसाल के तौर पर ये भी हो जाता है, वो इस्तीफा भी दे देते हैं। इस्तीफा देने के बाद भी जो आइन में दिया गया तरीक़ेकार है वो नहीं है जो ये बता रहे हैं, वो ऐसा नहीं होगा। उसमें ये होगा कि यही असेंबली, यही असेंबली किसी और शख्स को वजीर आज़म चुन सकती है।
ٹھیک ہے نا, اگر وزیر اعظم اسمبلی ڈیزالو نہیں کرتے خود استعفیٰ دے دیتے ٹھیک ہیں, ہے. 2 راستے الگ الگ ہے نا. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی کو وزیر اعظم نہیں چن سکتی تو پھر اسمبلی ڈیزالو ہوگی, اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو پھر نئے الیکشن ہوں گے, اور نئے الیکشن اسی طریقے سے ہوں گے اسی سسٹم کے تحت جو آئین میں طریقے کا درج ہے. سپریم کورٹ کہیں نہیں ہے درج. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 190 کے فوج کو بلا لے تو معاف کیجیے گا, 190 میں یہ کہیں نہیں لکھا. اسمبلی جانے میں سپریم کورٹ فوج کو بلا کے ساری چیزیں کرائے. 190 میں یہ لکھا ہے کہ ملک کے تمام ادارے, فوج نہیں لکھا ہوا ہے, تمام ادارے سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں. میں نے گزارش کی تھی کہ 13 تاریخ تک آپ دیکھتے جائیں, ان کی باتیں سنتے جائیں, ان کے مطالبات دیکھتے جائیں. یہ بات جو محمود رشید صاحب کر رہے ہیں یہ میری بھی معلومات میں اضافہ انہوں نے پہلی دفعہ کی ہے. اچھا 13 تک آپ دیکھیں گے, یہ چیز چاہتے ہیں, نکل پڑیں گے وہ 13. ورنہ ہر شخص ان کا اپنی زبان بول رہا ہے, کچھ انہیں پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے, وہاں پہ ہونا کیا ہے, ہمارا اصل میں مطالبہ کیا ہے اور کیا یہ کرنے چاہتے ہیں. لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے جی. لاسٹ میں یہ کہہ رہا ہے 14 تاریخ کو ان کے 14 سبق روشن ہو جائیں گے تو انہیں بتا پتہ چل جائے گا. بہت شکریہ. یہ جو آپ دنگل کرنے آ رہے ہیں آپ کا انشاءاللہ ہم استقبال کریں گے, بے فکر رہیں, تشریف لائیں آپ. 14 اگست کو جو بھی کچھ ہوگا کیا وہ سب عوام کے لیے ہوگا, سوچئے گا. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس خورشید کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.